चलिए जी बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स काम करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया है सेमीकंडक्टर्स में भी दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, कॉन्सेप्चुअल हम इसको समझ सकते हैं, और हम लोगों के कोर्स में भी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स ही है। और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है जिसके अंदर में इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स टाइप के हैं, ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है। राइट नाउ अभी की डेट में हम लोग ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर चूंकि हम लोगों को केवल कॉन्सेप्ट्स समझना है तो हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की मदद से वो समझ सकते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो हम लोगों को 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में मिलेंगे। जो कार्बन फैमिली होती है, यदि हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये 14th ग्रुप कहीं यहाँ पे आता है, 14th ग्रुप यहाँ पे आता है, कार्बन फैमिली कहते हैं जिसे हम लोग। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ज्यादा फेमस, बहुत चलने वाले सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, तो कार्बन में हम लोगों को मिलेगा 2,4, सिलिकॉन में हम लोगों को मिलेगा 2,8,4, जर्मेनियम में रहेंगे 2,8,8,4। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लोग आपस में ही जो है ये लोग कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कोवलेंट बॉन्ड्स का जब फॉर्मेशन करते हैं तब इनमें कुछ हम लोग टेक्निक लगा करके इनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है सेमीकंडक्शन की वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम बारी बारी से देखेंगे। तो जब हम लोग के पास में सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अब इसमें भी जब हम लोग बिल्कुल प्योर फॉर्म में इसको इस्तेमाल करेंगे, प्योर फॉर्म में, तो प्योर फॉर्म में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब इसके अंदर में हम कुछ मिक्सिंग कर देंगे, डोपिंग कर देंगे, इंप्योरिटीज मिला देंगे, जब इसके अंदर में हम लोग इंप्योरिटीज मिला देंगे, जब इसके अंदर में इंप्योरिटीज मिला देंगे तो फिर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। करेक्ट। तो ऐसे दो टाइप के अब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि पूरी तरीके से प्योर होगा, केवल सिलिकॉन या केवल जर्मेनियम, कोई भी इंप्योरिटी नहीं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इंट्रिंसिक। और जब इसके अंदर में कुछ इंप्योरिटीज मिला दी जाएंगी तो ये कहलाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अभी हम लोग सिलिकॉन ले करके अपने कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सिलिकॉन या जर्मेनियम हम कुछ भी ले सकते हैं, मगर ध्यान रहे हम कार्बन नहीं ले सकते हैं।
इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा रीजन है। अब आप देख सकते हैं सिलिकॉन के जो 4 कार्बन एटम्स, 4 एटम्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, ये थर्ड शेल में है, ये थर्ड शेल में है, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल में है, जबकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के सेकेंड शेल में है। तो इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए ये इतने आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता नहीं है। कार्बन के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स चूंकि न्यूक्लियस के बहुत नजदीक रहते हैं तो बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और इसीलिए वो छोड़ते नहीं हैं अपना एटम। इसीलिए सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज हम कार्बन में इतनी नहीं पाते हैं, मगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहते हैं, जिसके कारण हम इनकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखें कि जब भी सिलिकॉन या जर्मेनियम का हमें क्रिस्टल मिलेगा, जब भी हम लोगों को सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल मिलेगा, इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, इस क्रिस्टल के अंदर में हर एक सिलिकॉन अपने अगल बगल वाले सिलिकॉन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा। ओके, और ये कोवलेंट बॉन्ड हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, सिलिकॉन, ये दूसरा सिलिकॉन, ये बहुत सारे सिलिकॉन आपस में एक दूसरे के नजदीक हैं, और ये सारे सिलिकॉन्स कुछ इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो मैंने बॉन्ड्स बनाए हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और इन कोवलेंट बॉन्ड्स में एक बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये बॉन्ड, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, इसका यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सिलिकॉन के, इसके यहां पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके यहाँ पे ऐसे हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं, और हर एक सिलिकॉन के चारों तरफ इसी तरीके से हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं। ओके, ये हर एक सिलिकॉन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे तो किसी भी रैंडम सिलिकॉन को पकड़ो, जैसे सबसे आसानी से हम लोग इसे देख सकते हैं, इसके पास खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, और जो इसने शेयर करके रखे हुए हैं इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ इसने शेयर किया ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये, इसके साथ ये। तो यदि हम इसको देखें तो ये वाला जो है सिलिकॉन, इसके पास ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, 4 खुद के और 4 शेयर किए हुए, जिसके कारण क्या होता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और सिमिलरली सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सारे सिलिकॉन अपने इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन के साथ में बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, और ये सारे के सारे सिलिकॉन्स स्टेबिलिटी गेन करेंगे, केमिकल स्टेबिलिटी, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ओके, कब तक करेंगे? जब तक लो टेम्परेचर से, यानी जब हमारे पास टेम्परेचर लो है, जब हमारे पास टेम्परेचर लो है, एट लो टेम्परेचर्स, ये लो टेम्परेचर्स के ऊपर
बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में केमिकल स्टेबिलिटी का, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोग्राम जो है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यदि लो टेम्परेचर्स के ऊपर इनका वैलेंस और कंडक्शन बैंड देखें हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि इनका वैलेंस बैंड और इनका कंडक्शन बैंड, और हर एक वैलेंस बैंड के अंदर में मैंने जैसे बताया था आपको, एक एक सब ऑर्बिटल्स के दो दो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास में है एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ये है एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, और ये एनर्जी यहां से यहां पे बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी जो है नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है। तो हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बॉन्डिंग बनाने में बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हम यहीं पे दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से, और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? ये बात कर रहे हैं हम लोग लो टेम्परेचर्स की। ठीक है, या आप ऐसा भी मान सकते हैं एट 0 केल्विन। 0 केल्विन संसार का सबसे छोटा टेम्परेचर होता है। तो छोटे टेम्परेचर्स में हम लोग देखेंगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही है। गॉट द पॉइंट? अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल को, ये सिलिकॉन के क्रिस्टल को जो कि प्योर क्रिस्टल है, सिलिकॉन के अलावा कुछ भी नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ही होता है प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये प्योर क्रिस्टल है और बहुत कम टेम्परेचर्स पे 0 केल्विन के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही है। मगर जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है जरा देखें। तो मैं यहाँ पे एक और फिगर बना देता हूं उसी तरीके का जैसे यहाँ पे बनाया है मैंने। ये मैं क्रिस्टल बना देता हूं सिलिकॉन का, जिसके अंदर में हर एक सिलिकॉन अपने इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन से घिरा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से मैं क्रिस्टल बना रहा हूं। ये क्रिस्टल मैंने बनाया सिलिकॉन का। ये सबसे आसानी से और जल्दी बनता है, और इसके अंदर में मैं इलेक्ट्रॉन सब क्रॉस से इंडिकेट करता हूं क्योंकि डॉट बनाने में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये फटाफट बन जाते हैं क्रॉस। तो अब हम लोग क्रॉस से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैंने क्रॉस बना दिए हैं और ये इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए सिलिकॉन के। अब जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से हम जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, इनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस क्रिस्टल के अंदर में, इस क्रिस्टल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी एक आध इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके थर्मली एजिटेट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं थर्मल एजिटेशन। ठीक है, ये थर्मली जो है एजिटेट हो जाएगा, और ये थर्मली एजिटेट होने के बाद में इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये भग जाएगा अपनी जगह छोड़ के। मान लीजिए इन इलेक्ट्रॉन्स में मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता हूं। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है थर्मली एजिटेट हो गया। इसने एक्सटर्नली
कहीं से भी सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन भाग गया क्रिस्टल से बाहर। ये क्रिस्टल से बाहर इलेक्ट्रॉन भाग गया और ये जो इलेक्ट्रॉन भाग गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसको मैं इससे दिखा देता हूं, मैंने सर्कल से दिखा दिया है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो भागा है यहां पे, इसे हम लोग कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये अपने क्रिस्टल से निकल करके भागा और यहां पे हो गया स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग होल भी बोलते हैं। तो यहां पे ये जो है, इसको कहते हैं अपन लोग स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसको आसान भाषा में हम लोग होल भी कह सकते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन भाग गया है, ये तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करी और भाग गया। ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ने होल भी जनरेट कर दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो जनरेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं EH पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होता है आर जनरेटेड इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन में जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं कि यहां से हमने हीट दी और पता लगा 100 में से 20 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए, ऐसा नहीं है। ये होते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख में एक, 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन भागता है। ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भागते हैं। तो 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन जब भागेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो ये क्रिस्टल में इसका कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पास कोई जगह ही नहीं रहने के लिए। अब आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब भाग चुका है तो इसके पास कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। तो जब इसके पास कोई जगह ही नहीं तो क्रिस्टल में भागता रहेगा। अब क्रिस्टल में ये भागता रहेगा और मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कुछ मात्रा में हम लोगों को मिल जाते हैं, और अगर हम उस क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, और अगर मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से हो सकता है कि इस प्रकार का जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर ये जो मेरे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल वेल्ले घूम रहे हैं, इनको कोई काम ही नहीं है। तो जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाते ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देंगे, और ये हम लोगों को कंडक्टिविटी देने लग जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, पूरा गेम यहां टेम्परेचर का है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे,
टेम्परेचर को बढ़ाने से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो हम लोगों को करंट भी ज्यादा मिलेगा। ओके, तो यहां पे कुछ इस तरीके का काम है। मतलब ये क्रिस्टल 0 केल्विन के ऊपर या कम टेम्परेचर्स के ऊपर तो यूजलेस है, ये पूरा का पूरा काम करेगा हायर टेम्परेचर्स के ऊपर। हायर टेम्परेचर मतलब बहुत हीट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर भी सफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन को हीट देने के लिए। अब आप देखिए, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन यदि एक निकला है तो होल भी एक ही क्रिएट होगा, करेक्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक ही होल क्रिएट होगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड is equal to number of holes created। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, इसमें हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और चूंकि ये पूरी तरीके से प्योर है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स Ni, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना होल है और उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 होल मिलेंगे, तो 2 ही पेयर भी मिलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर। तो ये जो Ni है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, नंबर ऑफ intrinsically generated electron hole pair। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से निकल के बाहर आ गया और कहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी लोकेशन से निकल के बाहर आ गया और वो यहां घुस जाए और ये इलेक्ट्रॉन वहां पे घुस जाए, तो ये भी तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला और उसके बाद में वो जो दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन निकला था उसके होल में जाके घुस गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मगर ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी की बात है। आप खुद सोचिए, 10 लाख में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ये ठीक उसी प्रकार है कि आपका घर एक शहर में है जहां पे 10 लाख घर है और आप किसी घर में घुस जाओ और वो आप ही का घर निकले। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो यहां पे बहुत गजब की प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ, होते भी होंगे डेफिनेटली, इलेक्ट्रॉन और होल का फ्यूजन भी होता होगा, वापस से जुड़ भी जाते होंगे, मगर इनकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। तो ये तो आप समझ गए कि ये पूरा काम जो है टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को बढ़ाओ। ये कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, और ये इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इंट्रिंसिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ओके, चलिए, अब ये हो गया कुछ इस तरीके से। हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा, करंट हमें जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिस भी डायरेक्शन में भागेगा, करंट हमें हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। मगर ये होल भी शिफ्ट होता है। कैसे? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग गया और यहां पे हो गई एक इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसे कहते हैं स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स अब इस होल से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जाहिर सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और हर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली जा सकता है, मान लीजिए कोई ये वाला इलेक्ट्रॉन
ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाता है। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से यहां शिफ्ट हो गया तो होल भी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया तो होल फिर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में होल जाएगा, जिस डायरेक्शन में होल जाएगा करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है करंट हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, और होल जिस डायरेक्शन में जाता है हमें करंट उसी डायरेक्शन में मिलता है। तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन भाग ही रहा है और यहां पे ये होल भी इलेक्ट्रॉन्स को भगवा रहा है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो होल यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो होल यहां पे आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो होल यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो होल इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही चल रहा होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल। मगर ये सब काय में हो रहा है? एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन। तो 0 केल्विन के ऊपर जब टेम्परेचर रहेगा तो कुछ इस तरीके से बिहेवियर होगा। अब मैं ये एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूं इसी के लिए। एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये मेरा वैलेंस बैंड, ये मेरा कंडक्शन बैंड, और नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी। और हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है मान लीजिए यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन था, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एजिटेट होकर के भाग गए। तो भाग गए तो अब तो वो तो आवारा है, भाग गए वो तो वो तो अब कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन भाग गया और ये कंडक्शन बैंड में आ गया। तो यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा है एक होल, यहां पे बचा है एक होल, और यहां पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया यहां पे, तो यहां पे क्या आ गया? ये आ गया एक होल। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, वैलेंस बैंड में रह जाते हैं होल्स, और कंडक्शन बैंड में मिल जाते हैं डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो यदि आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो आपको केवल टेम्परेचर बढ़ाना है, बाकी वो खुद से कर लेता है। गॉट द पॉइंट? आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, होल जनरेट होता है, होल भी भागता है यहां वहां, और इलेक्ट्रॉन्स तो फिर आराम से घूम ही सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां भागते हैं या होल्स यहां से वहां भागते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आप इसको फटाफट लिखिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।